हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं एग्जाम एक्सप्रेस। आज का सेशन है, इसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। जो बैंकिंग में टर्म्स यूज होते हैं रेगुलर, और हमारे एग्जाम्स में भी ये रेगुलरली पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, और ये हमारे सिलेबस में भी है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आप जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जितने भी एग्जाम में पूछे जा गए हैं या पूछे जाते हैं, वो एक एक वीडियो में ख़त्म करें। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो इस वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहें और देखें। हर टर्म्स के बारे में कुछ की नोट्स हैं, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे, क्योंकि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं इस सेशन में, इस वीडियो में, उन सारे टर्म्स के बारे में जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, जो हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स हैं चल रहे हैं, उसमें डिटेल डिस्कस हमने किया है। बट एक जगह पे एक एक छोटे से स्थान पे आपको एक वीडियो में वो सारे टर्म्स मिल जाएंगे, जो बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी अवेलेबल है। वो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, हमारे एग्जाम्स का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल है, और डेली क्यूज भी अवेलेबल है। जो डेली क्विज होते हैं, जो डेली एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आप उसे जुड़ सकते हो, फायदा उठा सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर किया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला टर्म क्या है। पहला टर्म है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, उसके बारे में पहले पहले ये देख लेते हैं नोट्स, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। When RBI provides a loan to the bank for short term between 1 to 90 days, RBI takes some interest from the bank, which is termed as repo rate. अच्छा, सबसे पहले जानते हैं रेपो रेट है क्या। रेपो रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जानते हैं मौद्रिक नीति जो जो आरबीआई पे शुरू करती है, आरबीआई के द्वारा ये इसको संचालित किया जाता है, और ये मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। उसी का ये टूल्स है एक रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि जो भी आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है, आरबीआई जो है वो, जो नॉर्मल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो तो हमारे लिए वो बैंक है उसके थ्रू हम बैंकिंग करते हैं। बट बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है। तो अगर बैंकों को कुछ फंड्स की जरूरत होती है, कुछ भी होता है, तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो वही एक रेपो रेट है, जिसके थ्रू अगर शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई प्रदान करती है किसी भी बैंक को, उसका टेन्योर होता है 1 to 90 डेज, 1 से 90 दिन के बीच का ये लोन अगर देती है, उस पे जो इंटरेस्ट आरबीआई लेती है, ठीक है, जो आरबीआई इंटरेस्ट लेती है, उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ये एक इंटरेस्ट रेट है, और एक है मॉनेटरी टूल्स भी है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, लेक्चर में, आप जा सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। वो डिटेल मॉनेटरी पॉलिसी उस पर डिस्कस किया गया है। उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सभी डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का रिवर्स टाइप होता है, बट इसका एक बेसिक अंतर है दोनों में, कि रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है, और रिवर्स रेपो रेट भी इंटरेस्ट रेट है, बट वो लोन का नहीं है। इसमें क्या होता है कि बैंक के पास एक्सेस मनी होता है। अगर किसी बैंक के पास फंड का एक्सेस फंड हो जाए, उसके पास डिपॉजिट जो आता है वो एक्सेस हो जाए, तो आरबीआई क्या बोलती है कि आप उसको हमारे पास जमा कर दो, हम उसके बदले में कुछ आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। आरबीआई ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसे रहेंगे, ज्यादा फंड रहेगा, तो वो मार्केट में ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मार्केट में ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन आने का डर होता है। इसी के लिए ये टूल्स बना है, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। इसीलिए आरबीआई बोलती है कि आपके पास जो एक्सेस फंड है, जो अगर आपके पास डिपॉजिट ज्यादा आ गए हैं, जो है आप प्रॉफिट का पैसा, तो वो आप वो पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए, हम उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे कुछ टाइम के लिए, और जब भी आपको जरूरत हो वो पैसे आप हमारे पास से आप विड्रॉ कर लीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। Every bank has to maintain a certain percent of their total deposit in the form of gold plus cash plus bonds plus security with themselves at the end of every business day. Current SLR is 18.25. ठीक है,
तो एसएलआर के बारे में जानते हैं क्या है। एसएलआर ऐसा है कि आरबीआई का रूल है कि आपको आपका जो भी आपका कैपिटल है, जो भी फंड है, उसको आपको एक डिपॉजिट रखना पड़ेगा। आपको उसका एक पोर्शन आपको सिक्योर करना पड़ेगा। ये सीआरआर भी एक होता है इसी का। इसी के साथ एसएलआर होता है। ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, मनी का फ्लो कंट्रोल करता है। तो एसएलआर में क्या होता है कि आप इसको गोल्ड, कैश, बॉन्ड और सिक्योरिटी के रूप में बैंक अपने पास डिपॉजिट रखती है। सीआरआर में क्या होता है कि जो भी कैश के रूप में उसे कैपिटल का एक पोर्शन जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है, वो रेट फिक्स होता है जो हर मॉनेटरी पॉलिसी में इन एसएलआर ये सब रेट फिक्स किया जाता है। तो एसएलआर में क्या होता है कि एवरी बिजनेस डे, पर डे के हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट का एक पार्ट, जो कि भी 18.25% है एसएलआर का रेट, मतलब टोटल कैपिटल जो है आपका, उसका 18.25% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। आप उस फंड का यूज नहीं कर सकते हैं कहीं भी। आ, तो और इसको किस फॉर्म में रख सकते हैं, तो गोल्ड, कैश, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के फॉर्म में आप रख सकते हैं। और सीआरआर में क्या होता था कि आप सिर्फ कैश के रूप में रख सकते थे। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमारे हमारे वीडियो पे लेक्चर देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था सीआरआर और एसएलआर दोनों का, कि सीआरआर में क्या होता है, आप कैश के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा और आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। एसएलआर में क्या होता है कि गोल्ड, कैश प्लस बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी के रूप में बैंकों के पास ये लिवरेज है कि आप कैश के बदले में आप इन सब चीजों के साथ भी सिक्योर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना एक फंड को रिजर्व रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is retail banking. Retail banking is a type of banking in which direct dealing with the retail customer is done. This type of banking is also popularly known as consumer banking or personal banking. It is the visible face of banking to the general public. बैंकिंग का बहुत सारा टाइप्स होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं बैंकिंग के, जैसे रिटेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, फॉरेन बैंकिंग हो गया। इसी तरह से उसमें एक रिटेल बैंकिंग, जो सबसे कॉमन जो पार्ट है बैंकिंग का, वो है रिटेल बैंकिंग, जो हम आए दिन देखते हैं। जो हम आप बैंक में जाते हैं, खाता खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, लोन लेते हैं, ये सारी चीज़ें रिटेल बैंकिंग में आती है। एटीएम लेते हैं, एटीएम से विड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी ये नॉर्मल आप बैंक ब्रांच में जाके एक नॉर्मल कस्टमर करता है, वो रिटेल बैंकिंग में आता है। उसको हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। इसको कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले तक। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम है। ये वर्चुअल है, ये कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं है। ये नेट पे अवेलेबल होता है, ये वर्चुअल करेंसी है। इट इज डिफाइंड एज द डिसेंट्रलाइज्ड मीन ऑफ ट्रैकिंग एंड असाइनिंग वेल्थ और इकोनॉमी। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, नॉट अ फिजिकल करेंसी नहीं है ये, बट ये वर्चुअल करेंसी है। ठीक है। बिटकॉइन यूज टू क्रिप्टोग्राफिक कीज, वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट पासवर्ड एज जनरेटेड। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बिटकॉइन बराबर 108 सतोशी होता है। सतोशी एक बिटकॉइन का जो मिनिमम जो जैसे हमारे यहाँ रुपए का एक मिनिमम कितना है, 1 रुपया है, उसी तरह से 1 बिटकॉइन बराबर 108 सतोशी होता है। जो मिनिमम करेंसी है वो 108, वो सतोशी बोलते हैं उसको, बिटकॉइन को करेंसी को। आगे बढ़ते हैं। कॉल मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार आप सुने होंगे कॉल मनी क्या होता है। कॉल मनी बैंक सिस्टम में यूज होता है। तो कॉल मनी के बारे में जानते हैं। कॉल नोटिस मनी is the money borrowed on demand for a very short period. When money is lent for a day, it is known as call money. कॉल मनी एक तरह का लेंड है, मतलब एक तरह का उधारी है। ये मनी मार्केट में इसका यूज होता है बड़े पैमाने पे। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए। मान लीजिए एक दिन के लिए अगर कोई उधार लेता है, कोई पैसे उधार लिए जाते हैं, उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। 1 डे के लिए बैंक भी अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करती है ओवरनाइट मनी मार्केट में। मनी मार्केट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। कि जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लेंड किया जाए या बोरो किया जाए या उधार लिया जाए, नॉर्मली एक दिन के लिए लिया जाता है, ओवरनाइट के लिए लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस मनी।
When the money is borrowed or lent for more than a day up to 14 days, it is called notice money. ठीक उसी तरह से जैसे कॉल मनी था, एक दिन के लिए होता था, लेकिन नोटिस मनी क्या होता है, एक दिन से ज्यादा बट 14 दिन तक के लिए अगर कोई मनी उधार लिया जाए, पैसा उधार लिया जाए मनी मार्केट से, उसको हम लोग नोटिस मनी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या फर्क है, जहाँ पे नोटिस मनी और ये सब चीजें यूज होती है, वो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में उसमें क्या अंतर है वो देख लेते हैं एक बार। A capital market is an organized market which provides long-term finance for business. कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया जाता है बिजनेसेस के लिए, लॉन्ग टर्म बहुत, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। बट मनी मार्केट का है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस करता है, एक दिन के लिए, 14 दिन के लिए, जिसमें नोटिस मनी, कॉल मनी का बोरो किया जाता है। और कैपिटल मार्केट क्या है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक? लोग सुनते हैं टाइप्स ऑफ बैंक में, हमने पढ़ा भी था शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। वही है, जो भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में नामित होता है उसको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है कि जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में शेड्यूल्ड है उसको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। इसको दो रूल फॉलो करने ही करने हैं। पहला तो पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टर फंड शुड नॉट बी लेस देन ₹5 लाख। 5 लाख से कम उसका पेड अप कैपिटल और कलेक्टेड फंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एनी एक्टिविटी ऑफ द बैंक शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। और कोई भी ऐसा एक्टिविटी बैंक का नहीं होना चाहिए जो कि कस्टमर के इंटरेस्ट के साथ, उसका उसके मतलब कस्टमर का जो फायदा होता है उसके विरुद्ध ना काम करे। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। What is NPA? NPA is an asset of a bank which is not producing any income. Bank usually classify as non-performing asset any commercial loan which are more than 90 days overdue and any consumer loan which are more than 180 days overdue. NPA वो एसेट है, एसेट बोलते हैं हम लोग कि नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बात करते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट होता है जिससे हमें इनकम मिल रहा हो, कोई ऐसा चीज जो हमारे पास है उस जिससे हमें इनकम मिल रहा हो उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो जो एसेट हमें इनकम देता रहता है वो परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं नॉर्मली। तो बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन, जिससे उसे इनकम मिलता है। आ, तो अगर कोई लोन खराब हो जाए, लोन से कोई इनकम नहीं मिल रहा हो, तो उसे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। नॉर्मली अगर कोई ओवर ड्यू हो जाए 90 दिन तक, ओवर ड्यू का मतलब कि एक हर महीने ईएमआई पे करना पड़ता है। हम लोग कोई लोन लेते हैं तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है कि 90 दिन हर महीने हमें एक ईएमआई पे करना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली 90 दिन तक अगर कोई भी ईएमआई उसमें नहीं आता है तो बैंक तो वो एनपीए घोषित होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो जाता है। इसी को हम लोग एनपीए बोलते हैं। और कंज्यूमर लोन के लिए अलग है। कंज्यूमर लोन मतलब जो लोन हम लोग जैसे कोई टीवी खरीदने के लिए लेते हैं, कंज्यूमर यूज की चीजें खरीदने के लिए लेते हैं, उसको हम लोग कंज्यूमर लोन बोलते हैं। उसमें 180 दिन का होता है, 180 दिन का ओवर ड्यू रहे तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एनपीए के लिए हमने हमारे यहाँ लेक्चर में कंप्लीट वीडियो है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। वहाँ पर डिटेल सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि एनपीए क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनपीए क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सब कुछ है। मनी इन्फ्लेशन, अभी हमने बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मनी इन्फ्लेशन क्या है? मनी इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइस आर राइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा स्टेट जहाँ पे मनी का वैल्यू मतलब मुद्रा का वैल्यू जो है वो कम हो जाए और दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग मनी इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा? मार्केट में जब मनी का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है और सामान जो चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सामान कम हो जाता है, आपूर्ति कम हो जाती है, तो उस समय मनी इन्फ्लेशन होता है। इसलिए अगर मनी का फ्लो ज्यादा है तो आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी पे गलत असर डालती है, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, बहुत सारी चीजों पे गलत असर डालती है। इसीलिए मनी इन्फ्लेशन को हमेशा एक कंट्रोल में रखा जाता है। कैसे? तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के द्वारा, जो हमने अभी डिस्कस किया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सभी चीजों के द्वारा। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, when there is a less demand for loan, the bank park their excess fund with the central bank by
by which they get interest. Negative interest policy means that central bank will deduct money from the commercial bank for depositing their money with the central bank. Commercial bank in turn will do the same to common people. So the end effect that the people will have to pay money to the bank to hold their cash. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि मान लीजिए कि लोन्स का मांग कम हो गया, कहीं पे लोग लोन लेना नहीं चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे रीजन है कि हाई इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर कुछ और भी लोगों के पास उतना इनकम नहीं है कि वो लोन चुका पाए, उसके बहुत सारे रीजन हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस समय बैंक क्या बोलती है, बैंक क्या करते हैं, जो एक्सेस फंड होता है उनके पास, अभी लोन नहीं दे रहे हैं तो एक्सेस फंड क्या है, उसको हम लोग पार्क कर देते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास वो फंड जमा कर देते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो सेंट्रल बैंक उसको इंटरेस्ट पे करती है, बट कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस हो गया कि नहीं, मजबूरी ही है कि अभी कोई लोन नहीं हो रहा, तो बैंक वो अपना एक्सेस कैश वो इधर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि उल्टा उनसे उनका मनी डिडक्ट करती है कि ठीक है भैया, हम आपका एक्सेस अपने पास रख रहे हैं, बट हम आपसे उल्टा हम ही आपसे इंटरेस्ट लेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये सही चीज नहीं है, नॉर्मली नहीं होता है, बट कुछ कंडीशन में कभी कभी होता है। ये यही नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है कि उल्टा सेंट्रल बैंक बैंकों से मनी मतलब चार्ज करे कि भैया हम आपका पैसा अपने पास रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका पैसा यूज नहीं हो रहा, आपका पैसा अभी मार्केट में नहीं जा रहा, तो उसके बदले में उस पैसे में से हम ही इंटरेस्ट ना देके हम उल्टा आपसे पैसा लेंगे। अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पैसा बैंकों में जमा है, वही पैसा जाके जमा हो रहा है सेंट्रल बैंक में, तो अल्टीमेटली बैंक भी चार्ज करने लगेंगे उल्टा कि हम आपसे पैसे जमा है आपके, तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे बल्कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। यही निगेटिव इंटरेस्ट रेट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? आपने बहुत सुना होगा, आप कभी बैंक में जाते हैं, किसी ब्रांच में जाते हैं, तो वहाँ बोला था कि आप ग्रीन बैंकिंग का यूज कीजिए, आप पेपर का यूज नहीं कीजिए, आप विड्रॉ जमा करने के लिए, आप पैसे निकालने के लिए आप एटीएम कार्ड का यूज कीजिए, कैश काउंटर पे भी वो विड्रॉल या चेकबुक नहीं भरिए, बोला जाता है ना। इसी को हम लोग ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं। Green banking means promoting environmentally friendly practices and reducing your carbon footprint from your banking activities. Green banking aims to improve the operational technology along with making the client habits environment friendly in the banking business. It is like normal banking along with the consideration for social as well as environmental factors for protecting the environment. Same चीज है कि हमें मोटिवेट किया जाए, कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाए कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कीजिए, आप पेपर और इन सब चीज़ों का कम यूज कीजिए, तो इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। जैसे कि आप विड्रॉ, जो मैंने बताया अभी कि पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म मत भरिए, आप सीधा एटीएम का यूज कीजिए। कैश काउंटर पे भी आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, जो बहुत सारे बैंकों आपने देखा होगा ग्रीन चैनल बन गया है, सीधा आप एटीएम से जाके कैश निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रीन बैंकिंग। Blockchain system. What is blockchain system? These days, the transactions in the banking sector are becoming a very tedious task, and so as to ensure that this tedious task to be removed, our banking sector is trying to emerge towards blockchain technology to simplify the transaction without the help of any third party in a secure manner is really a great challenge. But to overcome this challenge, an anonymous online ledger collection of financial accounts which use the data structure to simplify it is called ब्लॉकचेन सिस्टम। हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन का सिस्टम है हमारे यहाँ, वो बहुत हेक्टिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक नया तरह का सिस्टम की तरफ हमारे बैंकिंग सिस्टम बढ़े, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें टीडीएस से मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उसको कम करने की कोशिश किया जा रही है। इसके लिए एक ऑनलाइन लेजर बनाया जा रहा है, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स which use the data to simplify it is called blockchain। तो सिंप्लीफाई करेगी सारी चीज़ों को, उसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जल्दी इंट्रोडक्शन होने वाला है इसका, इसी को हम लोग ब्लॉकचेन सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलून मॉर्गेज। व्हाट इज बलून मॉर्गेज? A mortgage is a transfer of right to stable property for the security purpose of a loan amount. Balloon mortgages are just for short term. It has fixed rate. मॉर्गेज, सबसे पहले तो मान लीजिए कि मॉर्गेज क्या है। मॉर्गेज क्या होता है कि स्टेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम कोई लोन लेते हैं,
तो उसके बदले किसी स्टेबल प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी को हम लोग मूव नहीं कर सकते, जैसे कि घर, अ, जैसे कि हमारा घर, हम अगर लोन पे हाउस लोन ले रहे हैं तो घर को मॉर्गेज रख देते हैं, तो उसको हम लोग मॉर्गेज बोलते हैं। प्लेज 3 तरह के सिक्योरिटी होते हैं जो हम लोन के अगेंस्ट देते हैं, प्लेज, मॉर्गेज, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए मॉर्गेज वैसा है जो कि स्टेबल है, जो मूव नहीं कर सकता, उसको हम लोग मॉर्गेज बोलते हैं। उसी में बलून मॉर्गेज आर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट हैज अ फिक्स रेट ऑफ मॉर्गेज। बलून मॉर्गेज उसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, और इसमें जो मॉर्गेज रेट है वो बिल्कुल फिक्स है, कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। और इन balloon mortgage, a monthly payment is lower because of large payment at the end of a term. A balloon payment is for honest and qualified borrower who have a good credit history. कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, बैंक ने जब में उनको बोला जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशलाइज किया जाता है, उसी को बलून मॉर्गेज बोलते हैं। इसमें स्टार्टिंग में जो पेमेंट होता है, जो रीपेमेंट होता है, वो कम किया जाता है, और वो लास्ट में जाकर ज़्यादा बढ़ता जाता है, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। उसी को हम लोग बलून मॉर्गेज बोलते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है और जो कि ऑनेस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस। नेक्स्ट टर्म है रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन। Retail credit operation means the sequential process which involve screening, evaluation of risk, and ensuring that the bank leads to credit-worthy client from the asset production application sources. तो रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन क्या है? जब हम कोई लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आप कोई लोन लेने आते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है, बैंक का एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट लोन लेने आया है वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, उसको हम लोन दे सकते नहीं है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनका सिविल रेटिंग चेक किया जाता है, उनका इनकम सोर्स चेक किया जाता है, और वो ये देखा जाता है कि उन्होंने पहले अगर लोन लिया है तो समय पर चुकाया है कि नहीं, कोई ओवर ड्यूज नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसको रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस हम लोग बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लायक है कि नहीं, कोई हमारे लोन कोई खतरा तो नहीं है, अगर ये लोन लेगा तो उसे चुकाएगा या नहीं। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटेड ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज स्कीमिंग। बहुत बार आपने सुना होगा कि स्कीमिंग कर लिया गया, मेरे कार्ड को स्कीमिंग कर लिया गया, वही है स्कीमिंग है। Skimming is a method used by fraudster to capture customers' personal or account information of credit card. Customer's card is swapping through a schemer's, and the information contained in the magnetic strip on the card is then read into stored on the schemer on attached computer. Skimming is a tactic used predominantly for credit card fraud, but is also a tactic that is gaining the popularity among the identity थीव्स। स्कीमिंग होता क्या है? बैंकिंग सेक्टर में बहुत बार आपने भी सुना होगा। और क्या होता है कि एक मशीन होता है, हम मान लीजिए कोई अपना क्रेडिट कार्ड, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में किया जाता है कि हमने क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप किया, उसमें एक मैग्नेटिक चिप लगा होता है जो हमारा सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक उसका पिन कोड, उसका अकाउंट का बैलेंस कितना, ये सारी चीज़ें वो चुरा लेता है वो, और वो एक कंप्यूटर के थ्रू उसको सब हैकर्स जो होते हैं, प्रोसेसर जो देख लेते हैं और बाद में उस पैसे को निकाल लेते हैं या उसका गलत यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। इसके लिए बहुत सारी चीजें कदम उठाए गए हैं कि आप स्कीमिंग को रोका जाए। तो स्कीमिंग वही है कि आपका जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको स्कीमर्स, फ्रॉडस्टर जो है स्कीमिंग मशीन के द्वारा उसको चुरा लेते हैं और उसे गलत यूज करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ conversion of illegal money from various sources to appear to have originated from legitimate source. The major source of illegal money are tax evasion, bribe, smuggling, etc. मनी लॉन्ड्रिंग वो चीज होता है कि कोई मान लीजिए कोई गलत चीजों के थ्रू मनी का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मेजर सोर्स है इलीगल मनी और टैक्स इन्वेजन, टैक्स चोरी, ब्राइब, स्मगलिंग, ये सब चीज़ों जो ब्लैक मनी होता है उसको गलत तरीके से लाके और उसको दिखाना कि ये सही चीज़ है। अलग अलग सोर्सों से अगर आप लाते हैं उसको और दिखाते हैं कि ये सही चीज़ है तो उसे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चेक। चेक बहुत कॉमन चीज़ है बैंकिंग सिस्टम में। आप पैसे निकालने के लिए चेक का यूज़ करते हैं, या कोई आपको पेमेंट देना चाहता है तो उसके लिए चेक का यूज़ करते हैं। तो चेक के बारे में क्या चीज़ है आखिर चेक?
उसके बारे में अभी दिया गया है। अ चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर एड्रेस टू अ बैंकर signed by the person who has deposit money with banker requesting him to pay on demand a certain sum of money only to the order of certain person or the bearer of the instrument। तो चेक एक ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब चेक बैंकर को एक दिया गया ऑर्डर है, किसके द्वारा? जिसने पैसा डिपॉजिट किया, यानी कि कस्टमर के द्वारा एक ऑर्डर है कि आप फंड जो चेक पे भरा गया है वो अमाउंट आप उस सर्टेन पर्सन को दीजिए, या तो जिसका नाम लिखा है या जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को लेके आया, मतलब उस चेक को लेके आया, उसको देंगे, या इंस्ट्रक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न ऑन चेक्स उसको आप एक सर्टेन ऑफ अमाउंट देंगे। और ये अनकंडीशनल है, अगर उसने साइन किया हुआ है तो आपको कोई बैंकर्स को कोई क्वेश्चन करने का हक नहीं है, आप सीधा उसको पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चेक। Direct debit. Direct debit is a financial activity in which one person withdraws funds from another person's bank account. It is facility in which the payee withdraw the amount from the payer's account. The payer instruct the bank to allow the payee direct withdraw the amount from the account. डायरेक्ट डेबिट ऐसा होता है कि कोई दूसरा आदमी आपके अकाउंट से पैसे डायरेक्ट निकाल सके, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं बैंक में कि वो डायरेक्टली जाके पैसे निकाल सके। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेबिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट एक प्रकार का एडवांस है, लोन है, आप लोन नहीं, एडवांस है एक तरह का। कैश क्रेडिट इज अ प्रॉपर लिमिट सैंक्शन बाय द बैंक टू द बोरोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग यूनिट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड द फिनिश्ड गुड्स इंक्लूडिंग स्टोर्स। ये एक तरह का लोन है, एक तरह का एडवांस है, एक लिमिट दिया जाता है कि आपको एक अमाउंट का लिमिट दे दिया गया। लोन में क्या होता है कि एक अमाउंट आपको दे दिया गया, उसके बदले में आप ईएमआई देते हैं, बट लिमिट क्या होता है? लिमिट में एक 50 लाख का दे दिया गया, आपको जितना जरूरत है उतना यूज कर सकते हैं आपको। दैट इज कॉल्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड लिमिट। कैश क्रेडिट एक स्पेशल तरह का है जो किसको दिया जाता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यूनिट को दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में कि रॉ मटेरियल, सेमी फर्निश्ड गुड एंड फिनिश्ड गुड जो भी उनके पास है उनके अगेंस्ट में उसके वैल्यू के अनुसार उनको एक लिमिट दिया जाता है जिसका वो यूज कर सकते हैं। किसको देना है? ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग यूनिट, बोलते हैं कैश क्रेडिट। Bill of exchange. A bill of exchange is a non-interest bearing written order which is used primarily in a foreign trade which binds one party to pay a fixed amount of money to another party at a decided future date. A bill of exchange is signed by the creditor and accepted by a debitor. कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, हमने स्टार्टिंग में जब किया था, जब हम बात कर रहे थे एसएलआर की, वही सीआरआर सेम उसका उसी तरह का एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जिसमें बोला जाता है कि आपको आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस है कि आपके टोटल कैपिटल का एक पार्ट कैश के रूप में आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, कैश एंड नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। करंट सीआरआर कितना है? 4% है। सीआरआर के बारे में एक डिटेल पूरा वीडियो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जो हमने आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी उसमें है, उसमें सीआरआर, एसएलआर जितने मॉनेटरी टूल्स है उसका डिटेल बताया गया है। आप उस वीडियो को रेफर कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो एक ओवरव्यू है हमारे पास उसको भी हमने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कि मनी इन्फ्लेशन को रोकने का एक टूल्स है जिसमें आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको आपके टोटल कैपिटल का 4% हमारे पास रिजर्व रखना पड़ेगा। किस रूप में? तो कैश के रूप में। और एसएलआर में किस रूप में रख सकते थे? कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज और बॉन्ड के रूप में रख सकते थे। लेकिन सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या है कि सीआरआर आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और एसएलआर बैंक अपने खुद के पास रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट ऑल्सो अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। Bank rate is also termed as discount rate, the rate through which RBI charges certain percent of providing money to other banks without any security for a long period of time for 90 days, and current bank rate is 6.75%। तो बैंक रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जिसमें बैंक, अगर आरबीआई कोई फंड प्रोवाइड करती है, मान लीजिए किसी बैंक को जरूरत पड़ती है,
बैंक को भी फंड की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही और आपको पड़ती है लोन की जरूरत, बैंक को भी किसी फंड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें वो कहाँ से लेगा, तो वो आरबीआई से लेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई तो सॉरी, क्योंकि आरबीआई ही तो फंड बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो इसीलिए आरबीआई से वो लोन लेता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेगा तो उसको उस पे आरबीआई उस पर बैंक रेट पे चार्ज करेगी। ठीक है, तो अभी करंट बैंक रेट 6.75% है। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। ये इसमें भी बैंक जो है वो अगर आरबीआई से लोन लेती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए या ओवरनाइट बेसिस, उसको बोलते हैं मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। करंट एमएसएफ इज 6.75%। minimum reserve system of RBI. What is the minimum reserve system of RBI? The current system of Indian government is issue notes is minimum reserve system. अच्छा, बैंक नोट इशू करने का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अंडर दिस पॉलिसी द मिनिमम रिजर्व टू बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज शुड कंसिस्ट ऑफ रुपीज 200 करोड़। तो कितना रखना है, ये रिजर्व जो रहेगा वो कितना रखना है, तो 200 करोड़ रुपीस रखना है। और फॉर्म किस फॉर्म में रखना है, तो गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज के रूप में इसको रिजर्व रखना है इतना। आउट ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ द गोल्ड बी मेंटेन इन रुपीज 115 करोड़। 200 करोड़ में से गोल्ड का जो अमाउंट है, गोल्ड का जो मेंटेन करना है वो है 115 करोड़ मेंटेन करना है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1956 में किया गया। तो जो नोट इशू करने के लिए जो हम लोग एक मिनिमम रिजर्व रखते हैं, ये रूल है आरबीआई का, रखना है ही हमें, उसको हम लोग मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। किस रूप में रखना है, तो गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रखना है। कितना रखना है, तो 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखना है। इसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में रखना है। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। हमारे यहाँ एक बहुत खराब आदत है लोगों की, सब लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की है, और अब तो बहुत इन चीज़ों में सुधार हुआ है कि हम लोग नोट पे कुछ कुछ लिख देते हैं या उसको अच्छे से रखते नहीं है, उसको गंदा कर देते हैं। तो इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी निकाला है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि इन सब चीज़ों को रोकथाम के लिए कि आपको नोट को साफ सुथरा रखना है ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके, नोट ज़्यादा दिन तक रह सके। इसी के लिए इसी को हम लोग क्लीन नोट पॉलिसी बोलते हैं। और इसमें इसमें जो नोट्स हैं उनको सही से रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और कुछ रूल्स हैं कि आप इस हिसाब से अगर नोट्स गंदे रहेंगे या इस तरह से कटे फटे रहेंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैमल्स रेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में आ चुके हैं। बेसल में हमने इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये। कैमल्स इज अ रेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन द यूएस दैट इज यूज्ड बाय सुपरवाइजरी अथॉरिटी to rate bank and other financial institutions. It applies to every bank in the US and is also used by various financial institutions outside the US. Each factor is assigned as a weight as follows: capital adequacy 20%, asset quality 20%, management 25%, earning 15%, liquidity 10%. तो कैमोरेटिव सिस्टम क्या है, ये यूएस में, अमेरिका में इसका इजाद हुआ था। ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, भारत में भी बहुत सारी जगह पे यूज होता था पहले, अभी भी कुछ यूज होता है क्योंकि हमारा दूसरा रेटिंग सिस्टम आ गया है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे आरबीआई है, वो सभी बैंकों को एक रेटिंग देती है। एक एज पर कि ये वेटेज दिया गया है कि कैपिटल एडिक्वेसी का आपको 20% होना चाहिए, एसेट क्वालिटी आपको 20%, इस हिसाब से एक रेटिंग देती है कि कितना ज्यादा, अगर उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है, जो उनका कैश रिजर्व है वो सही है कि नहीं, उनका एसेट क्वालिटी मतलब लोन जो दिया हुआ है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, मैनेजमेंट उनका सही काम कर रहा है कि, उनका अर्निंग सही है कि नहीं, उनके पास लिक्विडिटी है कि नहीं, इन सब चीजों के हिसाब से एक रेटिंग दी जाती है। उसी को हम लोग कैमल रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसी के हिसाब से उसके साथ रेटिंग देके हर साल उसको रेटिंग दिया जाता था
और बैंकों का आगे जो उसका जो कार्य कार्य है वो उसी पर निर्भर करता है, और सेंसिटिविटी के लिए 10% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए आप लोग क्या है कैमरा रेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मसाला बॉन्ड्स। द बॉन्ड listed on the London Stock Exchange is termed as masala bonds. These bonds are offered and settled in US dollar to hike Indian rupees in international market. These bonds help to raise Indian rupees from international investors for infrastructure development in India. International Financial Corporation converts bond from dollar into rupees and use the rupees to financial private sector investment in इंडिया। मसाला बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड्स है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नॉर्मली इसका यूज किया जाता है भारत का जो मुद्रा है, भारत की जो रुपीज है उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। नॉर्मली इसका यही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। नॉर्मली हम लोग जानते हैं सीबीएस, जो हम लोग बात सुनते हैं सीबीएस बैंकिंग का जो जिसमें सिस्टम पे जो काम करता है बैंक, उसको हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं। Core banking solution CBS is the networking of branches which enable customers to operate their account and avail banking services from any branch of the bank on CBS network, regardless of where he maintain his account. The customer is no more the customer of a branch; he becomes the bank's customer. जब से सीबीएस आया, सीबीएस आने से पहले क्या होता था कि आपका अकाउंट अगर किसी ब्रांच में है तो आपको अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। आप किस उस बैंक के, मान लीजिए आप एसबीआई के कस्टमर है, मान लीजिए आप कैनरा बैंक के कस्टमर है और आपका अकाउंट दिल्ली के किसी लाजपत नगर ब्रांच में है, तो आपको अगर पैसे निकालने होते थे पहले, सीबीएस आने से पहले, तो आपको लाजपत नगर ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी आप पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। बट जब से सीबीएस आया तो हम किसी ब्रांच के कस्टमर नहीं हो गए, हम ऑल ओवर बैंक, हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उस बैंक के ब्रांच से जाके अपना पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस, जो कि नेटवर्किंग सिस्टम है बैंकों का। इसके आने से बहुत सहूलियत बनी, बैंकिंग सिस्टम बहुत आगे बढ़ गया इसके आने से। इसी को हम लोग सीबीएस बोलते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत कॉमन है आजकल, हम लोग बहुत यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड यूपीआई। हम लोग भीम ऐप यूज करते हैं, पेफोन यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, सारे कुछ यूपीआई इंटरफेस पे काम करता है। इसके आने से बैंकिंग ट्रांसफर, जो पैसे ट्रांसफर करने का, वो बहुत ईजी हो गया। दिस इंटरफेस विल integrate the entire payment system in India. It uses a single application program interface with a series of application programs interface. The mobile device as the primary object for all the payments. तो जब ये आया, यूपीआई आया, तो चेंज हो गया हमारे यहाँ पैसे ट्रांसफर करना इतना इजी हो गया। आप एक मोबाइल के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं यूपीआई। इसी का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो एटीएम्स। व्हाट इज माइक्रो एटीएम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, ये पूछा जा चुका है, और ये सब चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको इंटरव्यू के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इंटरव्यू में आपको ऐसे इसी तरह के टॉपिक्स या टर्म्स पूछे जाएंगे बैंक से रिलेटेड कि अच्छा बताइए माइक्रो एटीएम क्या है। तो माइक्रो एटीएम एटीएम नहीं है, कोई एटीएम मशीन नहीं है जो नॉर्मल हम लोग मशीन लगा देखते हैं एटीएम, वो नहीं है। माइक्रो एटीएम बोला जाता है पीओएस का। जैसे हम लोग स्वाइपिंग करते हैं, कोई सामान हम खरीदने गए बिग बाजार में या कहीं पे, कोई भी दुकान में या कहीं पे हम लोग खाना खाएं, तो आप एक स्वाइपिंग मशीन होता है, हम अपने कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। सेम उसी तरह से माइक्रो एटीएम्स हैं। आपको जब नॉर्मली यूज होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंक ब्रांच नहीं है दूर दूर तक, तो एक वहां पे एक लगाया जाता है, एक आदमी को या किसी पर्सन को ये ऑथोराइज किया जाता है कि आप उसको यूज करें। उनके पास एक पीओएस मशीन होता है, साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए थम लगाने आधार कार्ड से। तो किसी कस्टमर को मान लीजिए पैसे निकालने हैं, तो वो जाएगा उसके पास, अपना थम यूज करेगा, और उस जो आदमी ऑथोराइज है इसके लिए, उस स्वैप से, उस मशीन से अगर कार्ड स्वैप कर सकता है तो कार्ड स्वैप करेगा, या फिर आधार कार्ड के थ्रू, या फिर आइडेंटिफिकेशन थंब के साथ लगा के वो पैसे निकाल सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो एटीएम। ये नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा यूज होता है जहां पे बैंक नहीं है, एटीएम फैसिलिटी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट है जो वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज गिवन बाय द बैंक that guarantee buyer's payment to the seller shall be received on time along with the proposed amount to be paid. In this instinct, if the buyer is unable to make the agreed payment to the seller, then the bank will cover the full of the remaining amount of purchase. ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बैंका इंश्योरेंस? Banca insurance is the concept of selling insurance products of insurance companies by bank. The banks act as an agent and promotes banca products under Section 610 of the Banking Regulation Act 1949. It was originated in Europe in the 1980s and was successful. The banca business model is a globally accepted profitable business. जो भारत में इंश्योरेंस जो होता है, बीमा जो होता है, वो बैंक भी करती है, बैंक भी अपने थ्रू करती है। इसी को हम लोग बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें बैंक एज एक एजेंट काम करती है, बीमा एजेंट की तरह, और प्रमोट करती है बैंक का इंश्योरेंस को। ये आता है हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 610 के अंतर्गत आता है। इसका जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था यूरोप में 1980s में, और बहुत सक्सेसफुल रहा बैंक के थ्रू इंश्योरेंस करना, और अभी ये ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेड है, बहुत काम करता है। तो जो बैंक के थ्रू बीमा होता है, नॉर्मल भाषा हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बहुत बार सुना होगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई। ही हैंडल्स द and redresses customer complaint against deficiency in certain banking system services. The Banking Ombudsman Service was introduced under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 by RBI with effect from 1995. बैंकिंग अम्बुड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल है जो आरबीआई द्वारा अपॉइंट किया था। इनका काम क्या है? जो बैंकिंग के अगेंस्ट शिकायतें हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, उनका जांच परख करना, उनका देखरेख करना और उनके शिकायतों का निवारण करना, ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन का काम है। कोई भी बैंकिंग के अगेंस्ट या कोई भी बैंक्स के अगेंस्ट या ब्रांच के अगेंस्ट वो कंप्लेन है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में आप कर सकते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 एक के अंतर्गत आता है। ये आप जरूर याद रखिए। देखिए, कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अगर कोई चीज आ रहा है तो वो आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन किसके अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 35 ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। और कब इसका इंट्रोडक्शन हुआ? तो 1995 में। Balance of trade. The difference between the country's export and the value of its import are known as balance of trade. It's normally incorporates trade in service unless maintained as the balance of merchandise trade. It includes earning on financial assets. Normally जो किसी देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A balance of payments, a list that state a country's transaction with other countries for a certain time period, generally 1 year, एक साल के लिए होता है। Payments into the country are entered as positive number called credits. Payments out of the country are entered as a negative number called debt. A single number summarizes the country's transaction, the balance of payment surplus, that is called balance of payment. Nostro account. A nostro account is one which is maintained by an Indian bank in the foreign countries. किसी भी भारतीय बैंक द्वारा किसी फॉरेन कंट्री में कोई अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है उसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। नॉर्मली विदेशी मुद्रा के यूज के लिए, जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसके लिए हम लोग किसी विदेशी बैंक में कोई भी अपना एक बैंक खाता खोल के रखता है, उसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट। ठीक इसका अपोजिट होता है नॉस्ट्रो का ठीक अपोजिट। कोई भी फॉरेन बैंक किसी इंडियन बैंक में कोई खाता खोलता है, किस चीज के लिए? तो विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए। मान लीजिए वहां करेंसी को हमारे यहाँ करना है तो कैसे करेंगे? वो तो कोई खाता होगा उसी के थ्रू करेंगे।
तो उसी को हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो समझ गए। कोई भारतीय बैंक अगर किसी विदेशी बैंक में खाता खोलती है उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, और वॉस्ट्रो अकाउंट वो है जो कोई विदेशी बैंक अगर किसी भारतीय बैंक में खाता खोलती है उसको लोग वॉस्ट्रो बैंक बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is LIBOR? The full form of LIBOR is a London interbank offers rate. It is the interest rate at which funds are borrowed by bank in marketable size from other bank in the London interbank market. LIBOR का फुल फॉर्म लंदन इंटरनेट ऑफर रेट है। इसमें कोई अगर लंदन इंटरबैंक मार्केट में कोई बैंक अगर किसी दूसरे बैंक से फंड बोरो करता है तो उसको हम लोग वो लिबर रेट पे चार्ज होता है। दिस कॉल्ड LIBOR, the London Interbank Offered Rate. MIBOR, the full form of MIBOR is Mumbai Interbank Offer Rate. It is the interest rate at which funds are borrowed by bank in marketable size from other bank in the Mumbai Internet Market. तो मुंबई इंटरबैंक मार्केट में अगर कोई बैंक दूसरे बैंक से मार्केटेबल साइज पे लोन बोरो करता है तो वो किस रेट पे होगा? तो माइबोर रेट पे होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कासा अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में आता है। कासा अकाउंट स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। जो नॉर्मल हमारे बैंक अकाउंट होते हैं सेविंग और करंट अकाउंट उसको हम लोग कासा बोलते हैं। द कासा रेशियो डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मेंटेन इन अ बैंक in the form of current and saving account deposit in the total deposit. A higher CASA ratio means the better operation efficiency of बैंक। तो अगर कासा रेट हाई है तो उसका मतलब है कि जो बैंक का ऑपरेशन है, जो बैंक का कार्य प्रणाली है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कासा में कौन कौन से आते हैं? तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम लोग कासा अकाउंट्स बोलते हैं। राफा अकाउंट। राफा स्टैंड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। राफा रेशियो shows how much deposit a bank has in the form of recurring and fixed deposit. जैसे कासा सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट था उसी तरह से राफा बोलते हैं हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को। जो मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट था उसको हम लोग राफा डिपॉजिट बोलते हैं। राफा रेशियो डिनोट्स करता है कि कितना डिपॉजिट है रेकरिंग डिपॉजिट और फंड फिक्स डिपॉजिट में बैंक के पास, वो हमारा राफा रेशियो वो दिखाता है। डीमेट अकाउंट ये भी टाइप्स ऑफ अकाउंट है। द फुल फॉर्म ऑफ डीमेट अकाउंट इज डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। दिस इज द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट फॉर सिटीजन इन इंडिया so that they can trade in stocks or debentures which are listed in stock market, just as a saving account containing money saved or demat account has stock saved. डीमेट अकाउंट किस चीज के लिए होता है? कोई भारतीय जो है हमारे यहाँ जो स्टॉक मार्केट में काम होता है उसमें स्टॉक्स और डिबेंचर्स में जो डील होती है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होती है। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। जैसे हम लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं उसी तरह से डीमेट अकाउंट में हम लोग स्टॉक्स जमा करते हैं। ठीक है, तो ये कॉल डीमेट अकाउंट हो गया कि जो स्टॉक और डिवेंचर्स के खरीद बिक्री के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग डीमेट अकाउंट बोलते हैं। व्हाट इज लीगल टेंडर? एज पर प्रोविजन ऑफ Coinage Act 1996, banknote, currency notes, and coins rupees 1 and above are legal tender of the ultimate amount. The subsidiary coins below rupees 1 are legal tender for the sum not exceeded rupees 1. Issue of 1, 2, 3 paisa coins discounted WBF sold 16 1981। लीगल टेंडर हम लोग बोलते हैं जो कि रुपीज 1 से ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स या सिक्के हैं, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। और जितने भी बंद हो गए हैं वो उसको हम लीगल टेंडर नहीं बोलते हैं। ये लीगल टेंडर बहुत बार यूज हुआ था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी। उस समय उनके जो भाषण था उसमें जो उन्होंने स्पीच दिया उसमें यूज किया गया था कि 500 और 1000 के नोट जो हैं अब इसे लीगल टेंडर नहीं है। तो मतलब वो जो नोट्स है वो अब लीगल नहीं है, वो उसको आप यूज नहीं कर सकते एज अ करेंसी, उसी को हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक टर्म क्या है? करेंसी चेस्ट। Currency chests are operated by the Reserve Bank of India so that they can provide good quality currency notes to the public. However, RBI has appointed commercial bank to open and monitor currency chests on behalf of RBI.
The money kept in currency chest in the commercial bank is considered to be kept in आरबीआई। करेंसी चेस्ट का मेन काम क्या है? करेंसी चेस्ट होता है कि जहाँ पे आरबीआई करेंसी को भेजती है, भारतीय मतलब मार्केट में कैसे आएगा, तो उसके लिए करेंसी चेस्ट की स्थापना की जाती है। वो बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप ओपन कीजिए, उसको ऑपरेट कीजिए, बट वो बैंक का पार्ट नहीं होके आरबीआई का पार्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई करेंसी नोट्स का संचालन करती है मार्केट में, पब्लिक के पास उसको नोट को भेजती है, और जो भी करेंसी नोट्स वापस आरबीआई के पास जमा होने हैं वो भी करेंसी चेस्ट के थ्रू जमा होती है। जो भी मनी या फंड करेंसी जमा होते हैं वो कंसिडर्ड होते हैं कि वो आरबीआई के पास जमा है। ठीक है, करेंसी चेस्ट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी। An organization, a family, person, or company is declared as insolvent when they are unable to pay their debt back on time. And the most common solutions for instance is bankruptcy. जब कोई परिवार या कोई व्यक्ति या कंपनी अपना जो कर्जे हैं वो समय पर नहीं चुका पाते तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है कि उसको बैंकक्रप्ट घोषित किया जाता है कि भाई आप ये बैंकक्रप्टी हो गया, दिवालिया हो गया, अब ये कुछ भी पैसे नहीं चुका सकता, तो उसी को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बैंकक्रप्टी। बैंकक्रप्टी इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ डेब्ट्स। इन जनरली बैंकक्रप्टी इज ऑफ टू टाइप्स, रीऑर्गेनाइजेशन एंड लिक्विडेशन बैंकक्रप्टी। तो बैंकक्रप्टी एक तरह का लीगल डिक्लेरेशन है कि हम दिवालिया घोषित हो गए हैं, अपने कर्जे अब नहीं चुका सकते, हमारे पास कोई फंड नहीं है, उसी को हम लोग बैंकक्रप्टी बोलते हैं। Under the bankruptcy of reorganization, debtors should restructure their bill plan to make them more easily meet. Whereas under liquidation bankruptcy, debtors has to sell its asset to make money so that they can pay off their creditors. तो bankruptcy दो तरह का होता है। जब कोई घोषित होता है कि अभी बैंकक्रप्ट हो गया, वो दो तरह का होता है। एक होता है रीऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा होता है लिक्विडेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन में बैंक क्या करती है कि उस जितने भी लोन है, बैंक या जो भी उनको कर्जे दिए हैं, जितने भी उनके डेब्ट्स हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करती है और बोलती है कि भैया देखिए ये आपका कम अमाउंट है, हम इतने पे सेटलमेंट करेंगे, आप इतना चुका सकते हैं तो चुका दीजिए, हम आपके एसेट्स को सेल नहीं करेंगे। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन। उसको उस डेब्ट को, उस कर्जे को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है। बट दूसरा लिक्विडेशन है, उसमें उसका कुछ चांसेस नहीं है कि हम नहीं चुका सकते, तो बैंक क्या करती है, डेब्टर्स क्या करते हैं, जिन्होंने लोन दिया है वो उनके एसेट्स को सेल कर देते हैं और उसके थ्रू जो उनके कर्जे हैं उसको चुकाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमोर्टाइजेशन। Amortization is a periodic payment of a debt like a loan or a mortgage. Amortization is the arrangement of a lump sum cash flow into many periodic installments over a span of time, which is also called amortization agenda. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रंच। A credit crunch is also known as a credit squeeze or credit crisis. क्रेडिट क्रंच एक कंडीशन है जहाँ पे क्रेडिट क्राइसिस मतलब लोन नहीं मिल सकने का एक क्राइसिस आता है। A credit crunch is a condition in which there is a immediate decline in the availability of a loan or the credit, a situation in which suddenly the credit becomes difficult to get. Sometimes it can be done by reverse action like by strict rules and regulations to avail the funds from the financial institution like banks, NBFCs and many other lenders. तो क्रेडिट क्रंच ऐसा कंडीशन है जहां पे हमें लोन नहीं मिल सकता। एकाएक ऐसा होता है कि अब लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया, उसी को हम लोग क्रेडिट क्रंच बोलते हैं, जहां पे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। इसके बहुत सारे रीजन थे। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक्स एनबीएफसी जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं कि ये चीज़ें आपको चाहिए, आपको ऐसा रूल्स है, तो वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, हमारा क्रेडिट हमें मिल नहीं पाता, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रंच, जहाँ पे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नया बैंकिंग सिस्टम में एक नए तरह का बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है और यहाँ पे एक ओवरव्यू जान लेते हैं छोटा सा क्या है। नॉर्मली द स्मॉल बैंक आर टू प्रोवाइड अ होल suite of banking basic banking products such as the deposit and supply of credit, but
in a limited area of operation, that is primarily in rural and the semi-urban area. तो सेम स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ बैंक्स में, इसके बारे में एक अलग से वीडियो है, आप उसको रेफर कीजिए। बट यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब इतने सारे बैंक्स होते हुए भी स्मॉल फाइनेंस क्यों इंट्रोडक्शन दिया गया। तो आरबीआई का मोटो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि बैंकिंग सिस्टम हर एक आदमी तक पहुंचे। बहुत सारी चीजें, कहीं बैंकें खोले गए, रूल बनाए गए कि आपको हर गांव में बैंक खोलना है, ब्रांचेस खोलना है। बट फिर भी नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास, ओवर 60% लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है। और बेसिकली उनके पास नहीं है जो लोअर ग्रेड से आते हैं, जो मजदूर लेबर या छोटे लोग हैं, उनके पास नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए उनके पास बैंक सिस्टम पहुंचाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का इजाद किया गया, जो एक छोटे रूप में काम करेंगे। जैसे कि आप कोई किराना दुकान में गए, आप सामान खरीदने, वहां भी एक बैंक है, वहां भी एक अकाउंट खोल के आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना इजी बनाया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो यही कॉन्सेप्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, आप एयरटेल के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी दुकान में जाकर पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको बैंक में या ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, the money which is used for the financial of commercial activity in our country through foreign sources is called external commercial borrowing. They can be any form, namely loan, credit, or even security instruments. They are not allowed to trade through any stock exchanges. The loan available from the foreign sources is minimum average maturity of 3 years. तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है कि हमारे देश का जो एक्सटर्नल से लोन लेके, आप बाहरी जो हम लोग सुनते हैं कि हमने इस देश से लोन लिया, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, ये सब चीजें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में आती हैं। इसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 ईयर का होता है, 3 सालों का होता है। और इसमें एक चीज नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते। तो बाहरी सोर्सों से जो लोन मिलता है देश को, उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये फिर से आ गया है, हमने भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है, बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, और बहुत लोग को जिनको नहीं पता उनके बारे में उनको हम लोग ये बताते हैं। एफडीआई बहुत बार सुनते हैं हम लोग, फिर भी इसके बारे में जानना थोड़ा डीपली जरूरी है। यहाँ पे हमने कुछ उसके बारे में बताया, वो आप देख लीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन पर्सन कंपनीज व्हिच आर नॉन इंडियन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। Thus, through FDI, the investors become the shareholders in the Indian company and usually have a stake that will have the controlling power of company. Also, important to know is that there are two routes of FDI, namely automatic route does not require RBI or CZ approval, and the government route requires the approval of those not covered under the automatic route. तो FDI क्या होता है कि इन जो विदेशी या बाहरी सोर्स है वो अपना फंड लगाते हैं भारतीय कंपनियों में, और वो नॉर्मली उसके उसके मालिक हो जाते हैं, और उसी को हम लोग एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बाहरी पैसा डायरेक्ट हमारे इन्वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। इसके टू टाइप से, ऑटोमेटिक राउट जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट का अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, सीधा वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, ये दो तरह के एफडीआई होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। हम लोग बहुत बार सुनते हैं किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र एक तरह का एफडी है, एक तरह का फिक्स डिपॉजिट, जो हम लोग बैंक में जाकर एफडी करते हैं, ये उसी तरह का है। स्मॉल फाइनेंस सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये होता है नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में होता है। पोस्ट ऑफिस में इसके द्वारा ऐसे एफडी किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक एफडी रिसीट मिलता है हमें, एक रिसीट, इसको हम लोग किसान विकास पत्र बोलते हैं, जिसपे क्या क्या लिखा होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, टेन्योर, नेम और इन्वेस्टर्स ईटीसी प्रिंटेड, जो इस पे लिखा होता है। और ये किसके द्वारा चला किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
A large portion of a population in India doesn't have access to fund. Therefore, RBI has adopted priority sector lending norms, which relax the lending norms for poor and small businesses. Priority sector lending includes the following categories: agriculture, micro, small, medium enterprises, export credit, education, housing, small infrastructure, renewable energy, others. देखिए, बैंक्स क्या करती है, प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो बैंक नॉर्मली बड़े लोगों को या जिनके पास बहुत पैसा, उनको लोन प्रोवाइड करती थी, जिसके कारण बहुत सारे जो पुअर, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको लोन नहीं मिलता था। तो आरबीआई ने रूल निकाला कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। उसमें इस 8 तरह के कैटेगरी को इंक्लूड किया गया। इसमें कौन-कौन आता है? तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। इन सब चीजों को बोला गया कि बैंकों को कि आपको इन सेक्टर्स में लोन करने ही करने हैं और छोटे लोगों को करने हैं। आपको एग्रीकल्चर में लोन करना ही करना है। इसके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया। अब बोला गया बैंकों को कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है हर साल। इसका एक टारगेट होता है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं हम लोग। जितना बैंकों ने ओवरऑल लोन करेंगे साल में, उसका 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए हमने एक पूरा वीडियो, एक लेक्चर हमारे चैनल पे है, आप उसको रेफर कीजिए, आपको उसके बारे में डिटेल पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और अब बहुत प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मली हम जानेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, कि आरबीआई ने रूल निकाला कि आपको इन 8 सेक्टर्स में लोन करने ही करने हैं और बैंकों को टोटल जो उनका लोन है उसका 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में करना है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इज असेसमेंट ऑफ अ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर और अ लोन टेकर। क्रेडिट वर्दीनेस देयर refers to the ability of borrower to service the loan, that is pay back the loan along with the interest। क्रेडिट रेटिंग क्या है कि जब हम कोई बैंक में लोन लेने जाते हैं तो जो लोन लेने जा रहा है उसका क्रेडिट रेटिंग क्या आता है, उसको ये देखा जाता है कि उसमें लोन लेने की एबिलिटी है कि नहीं। मतलब लोन लेने की एबिलिटी का मतलब है कि वो लोन चुका सकता है कि नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें देखा जाता है कि उसका इनकम कितना है, वो उनका वो लोन चुका सकता है कि नहीं, पिछला लोन जो लिया वो समय पर चुकाया कि नहीं। ये सब चीजें आती हैं क्रेडिट रेटिंग में, जिसमें देखा जाता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर। ठीक है, वो लोन चुका सकता है कि नहीं विद इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। आरटीजीएस क्या होता है? एक ट्रांसफर सिस्टम है, जो पैसे ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग, उसका एक सिस्टम है बैंकों के थ्रू। बहुत सुना होगा कि आरटीजीएस करके आता है। प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम सेटलमेंट ऑफ द फंड transfer occurs according to the individual basis on it can be transferred instantly. There is no such time slot. Funds can be transferred in real time basis. RBI set a limit. One can transfer a minimum of 2 lakhs. तो आरटीजीएस का एक मिनिमम लिमिट है, 2 लाख से ऊपर कोई भी फंड अगर ट्रांसफर होगा बैंक के थ्रू, उसको हम लोग आरटीजीएस के थ्रू बोलेंगे। इसमें इमीडिएट रियल टाइम अमाउंट सेटलमेंट होता है, अभी आप करेंगे और अभी आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे, उसको हम लोग आरटीजीएस के थ्रू बोलते हैं। और ये 2 लाख मिनिमम अमाउंट है इसका, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का ही अमाउंट आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर होगा, उसका कम अमाउंट आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS an instant interbank account electronic fund transfer service through mobile phones. This service is available 24/7 for the transaction between interbank. It doesn't require any batches. Through IMPS offer instant transfer. To be able to transfer fund through IMPS route, you must first register to the immediate pay service with your bank. After successful registration, the bank will provide you a mobile money identifier (MMID) and mobile person identification number (MPIN) for transferring to fund to minimum as amount to be ₹1 and 2 lakhs। IMPS क्या होता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये मोबाइल के थ्रू किया जाता है। आपको बैंक में जाकर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मोबाइल बैंकिंग के लिए, और इसके थ्रू आप इमीडिएटली 24 घंटे, आपको कोई इसके लिए टाइम स्लॉट नहीं है, जैसे आरटीजीएस के लिए है कि बैंकिंग आवर्स में ही कर सकते हैं, उसके टाइम स्लॉट है। बट आईएमपीएस के थ्रू आप अपने मोबाइल के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको आईएमपीएस बोलते हैं। इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है वो ₹1 से लेकर 2 लाख तक का अमाउंट ऑफ ट्रांसफर
कर सकते हैं IMPS के थ्रू, जिसमें इमीडिएट होता है, आप अभी करेंगे और अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको जाकर पहले मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID नंबर मिलेगा और एमपिन मिलेगा, जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। नेक्स्ट इज नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी एक फंड ट्रांसफर का प्रोसेस है। इट इज अ नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम, वन कैन ट्रांसफर फंड टू अदर थ्रू सेल्फ अकाउंट एप्लीकेशन टू बोथ अकाउंट होल्डर एंड नॉन अकाउंट होल्डर्स। फंड कैन ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ये भी RTGS की तरह ही है, बट फर्क इतना है कि 2 लाख से कम का अमाउंट होता है और इसमें बैचेस के थ्रू होता है, तो फंड ट्रांसफर में मैक्सिमम 1 घंटा लग सकता है। तो ये होता है NEFT, नेशनल फंड ट्रांसफर। ये भी बैंक के थ्रू होता है, इसका एक टाइम फिक्स है, ये 24 आवर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वन टैप ऑथोराइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। RBI has issued guideline on one-tap authorization of payment system on 15 October 2019. The aim of encourage innovation of competition. RBI has decided to offer one-tap authorization for Bharat Bill Payment Operators Unit. Entities who are desired to operate or provide platform for BBPOU should have 100 crore rupee net worth and should be maintained at all time. Trade reversible discounting system. The minimum paid up equity capital should be 25 crore rupees. White label ATM. The minimum net worth for entities should be 100 crores rupees. तो ये सारी चीजें वन टैप ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 63 जो बैंकिंग टर्म्स थे, ये आपके बैंक टर्म्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आपके एग्ज़ाम में। आप इसको देखिए, याद कीजिए और इसका PDF भी अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप वहाँ पे इसके PDF भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं उसके PDF अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे डेली क्विज़ होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले सेशन के लिए। जब हम अगले सेशन में फिर से आएंगे, ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे अभी आपके एग्ज़ाम तक। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।